हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे स्टडी चैनल में। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हुए थे जिन्हें पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें इनकरेज करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं ताकि हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें। तो थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। अभी कुछ कम ही दोस्त जुड़ पाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस चैनल से ढेर सारे लोग जुड़ेंगे। तो चलिए आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 को। क्योंकि जब हमारा संविधान तैयार हुआ था या बनकर लागू हुआ था, तो हमारे संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल थे, यानी कि अनुच्छेद थे। 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद। पर समय समय पर संशोधन द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई गई। नतीजा ये है कि जहां आज वर्तमान में अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो ये 8 से बढ़कर 12 हो चुके हैं। क्योंकि अनुसूचियों को क्रम में बढ़ाया गया था, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 इस तरह से बढ़ाया गया था। तो पहले कितनी थी? तो 8 थी। अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं? तो 12 हो चुके हैं। अब बात करें भाग की, तो इसे क्रमबद्ध रूप से नहीं बढ़ाया गया है। मतलब कि क ख के खंड में इसे बढ़ाया गया है। जैसे 4 का क हो गया, फिर से 10 का क ख हो गया। तो इस क ख को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमें 25 दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वास्तव में अगर जो हमारा संविधान है, जिसे हम मूल संविधान कहते हैं, तो वास्तव में अगर हम अपने मूल संविधान में देखें तो अभी भी इसकी संख्या 22 ही है। जो कि पहले थी, अभी भी इसकी संख्या 22 ही है। और अगर अनुच्छेद की भी बात करें तो इसे भी क ख के खंड में बढ़ाया गया है। तो अगर अनुच्छेद भी पूछा जाए कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो इसकी संख्या 395 अब भी वही है जो पहले थी, क्योंकि इसे क ख के खंड में बढ़ाया गया है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये बस समझाने के लिए मैंने इसको बताया था। चलिए अब आज हम अपने भाग को डिस्कस करते हैं, भाग 1। पहले तो है भाग 1 में क्या कहा क्या गया है, किस बात की चर्चा की गई है। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। राज्य से मतलब है, राज्य क्षेत्र से मतलब है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों। तो ये आप समझ गए होंगे संघ भाग 1 में क्या कहा गया है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है। अब आते हैं इस भाग में, भाग 1 में 4 अनुच्छेदों को रखा गया है। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। इस भाग 1 में मात्र 4 ही अनुच्छेद को रखा गया है जो कि हमें पढ़ना है। तो चलिए पहले से शुरुआत करते हैं, समझते हैं पहले को। पहले में क्या है? पहले में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यहाँ भारत अर्थात इंडिया इसीलिए क्योंकि हमारा जब संविधान बना था तो हमारे संविधान में यही दोनों नाम मेंशन किए गए हैं हमारे देश के, भारत एवं इंडिया। इंडिया इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए या अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो गए, या फिर किसी भी तरह का कोई संगठन में भारत को शामिल किया जाता है तो वहाँ पे हमारे देश का नाम इंडिया ही मेंशन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो नाम मेंशन किया गया है वो इंडिया किया गया है, इसीलिए हमारे संविधान में ये दोनों नाम मेंशन किए गए हैं। अब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यहाँ भी राज्य से मतलब वही है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत इन्हीं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट। मैं यूनियन शब्द को इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि कभी कभी ऑप्शन आपको इंग्लिश में दे दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक फेडरेशन होता है और एक इंडियन और एक यूनियन होता है। फेडरेशन, यूनियन। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। पर फेडरेशन वो कहलाता है, जैसे मान लीजिए कि भारत अगर
फेडरेशन होता तो राज्य जब चाहे अपनी मर्जी से भारत से आज़ाद हो सकते थे, भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर हो सकते थे, राज्य खुद स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर सकते थे। इसी वजह से इंडिया को यूनियन कहा गया है। यूनियन यानी कि अगर आप एक बार भारत की सीमा में कोई राज्य शामिल कर लिया जाता है तो वो उससे अलग नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे फेडरेशन और यूनियन का मतलब। तो जब भी आपको इंग्लिश में ऑप्शन मिले फेडरेशन या यूनियन तो आप यूनियन टिक करेंगे, यही आपका सही होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे अनुच्छेद में क्या कहा गया है। दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है विदेशी राज्यों का समावेश भारत में। विदेशी राज्यों से मतलब ये है कि अगर भारतीय सीमा के बाहर के कोई क्षेत्र या राज्य भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या फिर भारत उन्हें शामिल करना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा एक साधारण संशोधन किया जाएगा और उस राज्य या क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब उस क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना है या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देना है, ये उस क्षेत्र के जनसंख्या पे निर्भर करता है। तो ये दो आप समझ गए होंगे। विदेशी राज्यों का भारत में प्रवेश मतलब कि भारत के बाहरी सीमा के जो क्षेत्र हैं या फिर राज्य हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था 36वां संविधान संशोधन करके। तो पहले सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, आज़ादी के बाद सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन जब सिक्किम क्षेत्र पे चीन का दबाव बढ़ने लगता है तो फिर भारत द्वारा उसे भारत में मिला लिया जाता है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। तो ये दो भी आपको समझ में आ गए होंगे, विदेशी राज्यों का भारत में प्रवेश। 3 भी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन फर्क बस इतना है ये विदेशी राज्य थे और ये भारत की सीमा वाले राज्य हैं। मतलब कि भारत के अंदरूनी सीमा में जो राज्य हैं, अगर संसद चाहे तो एक संशोधन द्वारा भारत के सीमा के राज्य के किसी क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, उनके सीमा को घटा बढ़ा सकती है, राज्यों के नाम को बदला जा सकता है या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य बनाए जा सकते हैं, एक राज्य से 2 राज्य बना जा सकते हैं राज्यों को तोड़कर। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य इसी तरह से बनाए गए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था और झारखंड जो कि बिहार से अलग होकर बना था। इन 3 राज्यों का निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी में। तो इसी आर्टिकल के तहत, इसी आर्टिकल का प्रयोग करके किया गया था। और 2014 की बात करें तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था एक नए राज्य के रूप में। तो आप ये एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये दोनों समझ गए होंगे, 2 और 3। अब आते हैं अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। ये अनुच्छेद 3 हाल ही में रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। 4 जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे जान लीजिए, इसे थोड़ा समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा और उसके तहत कोई संशोधन किया जाएगा तो उसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात यदि अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किया जाता है, उसका यूज किया जाता है किसी राज्य को बनाने में या किसी राज्य को शामिल करने में और संसद द्वारा उससे रिलेटेड संशोधन किया जाता है, तो उसे मात्र एक साधारण संशोधन कहा जाएगा, ना कि वो 368 के तहत संविधान संशोधन में शामिल होगा। वो 368 के तहत उसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा, बल्कि एक साधारण संशोधन कहा जाएगा। संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम संशोधन वाले वीडियो में पढ़ेंगे, उस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे बस इतना देख लीजिए कि अगर ये दोनों अनुच्छेद यूज किए जाते हैं तो वो साधारण संशोधन के द्वारा यूज किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब ये दोनों अनुच्छेद 2 और 3 यूज किए जाएंगे तो अनुसूची 1 और 4 में भी बदलाव किया जाएगा। अब अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची 1 में भी सेम बात कही गई है, सेम चीज़ को लिखा गया है। चाहे आप अनुसूची 1 को पढ़िए या भाग 1 को पढ़िए या फिर अनुच्छेद 1 को पढ़िए, तीनों में ही संघ की चर्चा की गई है। तो
अगर अनुच्छेद 2 और 3 जब यूज किए जाएंगे तो अनुसूची 1 और 4 दोनों प्रभावित होंगे, दोनों में बदलाव होंगे। अनुसूची 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारे 28 राज्य हो गए और जो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, उनके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि किसी राज्य की सीमा में या फिर संघ की सीमा में बदलाव होता है तो उस अनुसूची में भी बदलाव किया जाएगा। अनुसूची 4 में क्या है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। तो अगर कोई नया राज्य बनता है बाहरी क्षेत्र की सीमा से या फिर आंतरिक क्षेत्र की सीमा में किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो अनुसूची 4 में भी बदलाव किए जाएंगे, सीटें आवंटित की जाएगी नए राज्यों को। तो ये 1 में हमने देखा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट। 2 में हमने देखा विदेशी राज्यों का भारत में प्रवेश। 3 में देखा भारत के आंतरिक हिस्से में जो राज्य है उनमें उनको तोड़कर कोई नया राज्य बनाया जा सकता है, उसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। 4 में हमने देखा कि जब अनुच्छेद 2 और 3 यूज होंगे तो वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा बल्कि एक साधारण संशोधन माना जाएगा। तो ये चारों आपको आसानी से याद हो गए होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं कि अगर भारत को कोई क्षेत्र दूसरे देश को देना हो तब क्या किया जा सकता है, क्या तब भी साधारण संशोधन होगा या फिर 368 के तहत संविधान संशोधन होगा? क्योंकि भारत एक संप्रभुता देश है, भारत अपने दम पे खड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट का यदि यह जजमेंट था कि साधारण संशोधन के द्वारा भारत की सरकार किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती है। अगर ऐसा होगा तो वो 368 के संविधान संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखें तो 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया था। तो ये 368 के तहत संविधान संशोधन करके किया गया था। फिर 2015 में इसी तरह से बांग्लादेश को 111 गांव दिए गए थे और बांग्लादेश से 51 गांव भारत को प्राप्त हुआ था। तो वो 100वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था और वो भी 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में सब कुछ आ गया होगा कि अगर भारत को किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपना पड़े तो वो 368 के संविधान संशोधन के तहत किया जाएगा। तो चलिए, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।